आप सभी को मोहित वशिष्ठ का नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ज्योतिष में प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं ज्योतिष से संबंधित ज़रूरी शब्दावली के बारे में। सबसे पहला शब्द है ज्योतिष। ज्योतिष वेद के चक्षुरूपी अंग को ऋषियों के द्वारा ज्योतिष शास्त्र की संज्ञा प्रदान की गई। सामान्यतः आकाश में स्थित ग्रह नक्षत्रादि पिंडों की गति स्थिति एवं उनके प्रभाव आदि निरूपण का अध्ययन हम जिस शास्त्र के अंतर्गत करते हैं उसे ज्योतिष शास्त्र कहा गया है। तो इस तरह से हमने जाना कि जो वेद पुरुष है उसके नेत्रों को ज्योतिष शास्त्र कहा गया है। उसके बाद में ग्रह गच्छति ग्रह आकाशस्थ राशि मंडल में वह पिंड जिसमें गति हो और जो नक्षत्रों के सापेक्ष चलायमान हो उसे ग्रह कहते हैं। नक्षत्र आकाश में स्थित राशि मंडलस्थ वह पिंड जो चलता नहीं नक्षत्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में या फिर आसान शब्दों में कहे तो तारों के समूह को भी नक्षत्र कहते हैं। वेदांग वेद के अंग को वेदांग कहा जाता है। भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा में 6 वेदांग कहे गए हैं। सिद्धांत त्रुटि से प्रलय काल पर्यंत की गई काल गणना जिस स्कंद में हो उसे सिद्धांत कहते हैं। संहिता ज्योतिष शास्त्र के जिस स्कंद में ग्रहचर ग्रह नक्षत्र आदि बिंबों के शुभ अशुभ लक्षण से पशु पक्षी कीट आदियों का भूसापेक्ष सामूहिक विवेचन आकाशीय घटनाओं का ज्ञान किया जाता हो उसे संहिता शास्त्र कहते हैं। होरा जिस स्कंद में मानव मात्र का उसके जन्म संबंधित काल के आधार पर ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति और उसके जीवन संबंधित शुभ अशुभ फलों का विवेचन किया जाता है उसे होरा कहते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं दृष्टि, जो ग्रहों की दृष्टि होती है उसके बारे में। दृष्टि किसी ग्रह की वह क्षमता होती है जिसको कोई ग्रह अपनी ऊर्जा से प्रभावित करता है। जिस भाव में ग्रह स्थित होता है उसको छोड़कर अन्य भावों पर पड़ने वाले ग्रह के प्रभाव को दृष्टि कहते हैं। ग्रह की दृष्टि अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव डाल सकती है। आयुर्वेद आयुर्वेद शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। आयु जमा वेद। आयु अर्थात जीवन और वेद अर्थात ज्ञान। प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुरूप चिकित्सा की जो पद्धति अपनाई जाती है उसे आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। इसमें किसी भी प्राणी को वात पित्त और कफ 3 प्रकार की प्रकृति वाले रोग होते हैं और उनका निदान आयुर्वेद के माध्यम से किया जाता है। वात जब शरीर में वायु तत्व असंतुलित हो जाता है तो वात प्रकृति में दिक्कत हो जाती है, जैसे कि शरीर में गैस या फिर एसिडिटी का होना वात प्रकृति का रोग है। पित्त जब शरीर में अग्नि तत्व असंतुलित हो जाता है या उसकी अधिकता हो जाती है तो पित्त प्रकृति का दोष उत्पन्न होता है, जैसे शरीर में बुखार होना अथवा लाल प्रकार के जो चकत्ते होते हैं वो पड़ जाना शरीर के ऊपर। तो ये पित्त से संबंधित विकार हैं। कफ जब शरीर में पृथ्वी तत्व और जल तत्व मिलकर असंतुलित हो जाते हैं तो उससे कफ का जन्म होता है। यह इन दोनों का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। वात और पित्त का जैसे शरीर में खांसी जुखाम बलगम आदि का होना कफ प्रकृति का दोष माना जाता है। भाव वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में उपस्थित विभिन्न घरों को भाव कहते हैं। इंग्लिश में हाउसेस भी कहते हैं।
प्रत्येक कुंडली में 12 भाव होते हैं जो जीवन के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित करते हैं। उन भावों के स्वामी ग्रहों, उन भावों के स्थित ग्रहों और उन भावों से संबंधित स्थापित करने वाले ग्रहों का असर किसी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न आयामों पर पड़ता है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अलग अलग प्रकृति का होता है। केंद्र भाव कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव को केंद्र भाव माना जाता है। ये कुंडली के सबसे शक्तिशाली भाव होते हैं और लगन को प्रभावित करते हैं। इन भावों में ग्रहों की उपस्थिति जातक को मजबूत बनाती है। इन भावों में 10वां भाव सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। त्रिकोण भाव कुंडली में 5वें और 9वें भाव को त्रिकोण भाव कहा जाता है। इसके अतिरिक्त लगन को भी त्रिकोण भाव में माना जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। पूरी कुंडली में अकेला लगन ही ऐसा भाव होता है जिसे केंद्र तथा त्रिकोण दोनों भावों में गिना जाता है। त्रिकोण भाव कुंडली के अच्छे भावों में जाने जाते हैं। इन दोनों में 9वां भाव अधिक शक्तिशाली माना जाता है। उपचय भाव कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव को उपचय भाव कहा जाता है। यह भाव जीवन में तरक्की को दर्शाते हैं और इन भावों में ग्रहों की उपस्थिति जीवन में आगे बढ़ने की ओर इशारा करती है। इन सब में 11वां भाव सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। दशा दशा ग्रह का वह शेष समय चक्र होता है जिसमें कोई ग्रह अपना विशेष प्रभाव दिखाता है। यह एक निश्चित समय के लिए होता है और इसमें जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के बदलाव आते हैं। ग्रहों का यह प्रभाव कुंडली में उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। गोचर ग्रहों का एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाना गोचर कहलाता है। क्योंकि ग्रह गतिशील होते हैं, इसलिए वह एक राशि से दूसरी राशि में संचरण करते हैं और इस प्रकार मानव जीवन को अपने गोचर के दौरान प्रभावित करते हैं। भुक्ति किसी ग्रह की महादशा खंडों में विभाजित होती है। इन्हीं को भुक्ति अर्थात अंतर्दशा कहा जाता है। इनका क्रम भी महादशा की तरह निश्चित होता है। पहली महादशा में पहली भुक्ति उसी ग्रह की होती है जिस ग्रह की महादशा होती है। जैसे केतु की महादशा में केतु की भुक्ति पहले आएगी, उसके बाद शुक्र की और उसके बाद सूर्य की भुक्ति और इसी प्रकार आगे क्रम चलता रहेगा। चर गुणों के आधार पर राशियों के वर्गीकरण में प्रथम स्थान पर चर राशियां आती हैं। ये राशियां उद्यमशील राशियां कहलाती हैं और क्योंकि इनमें संग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है और यह चलायमान राशियां होती हैं। ये राशियां हैं मेष, कर्क, तुला तथा मकर राशि। ये चर राशियां कहलाती हैं। चर राशियों के बाद में आती हैं स्थिर राशियां। गुणों के आधार पर राशियों के वर्गीकरण में दूसरे स्थान पर स्थिर राशियां आती हैं। ये राशियां दृढ़ तथा बदलावों के लिए प्रतिरोध क्षमता रखती हैं और आसानी से स्वयं में बदलाव नहीं करना चाहती। ये राशियां हैं वृष, सिंह, वृश्चिक तथा कुंभ। द्विस्वभाव राशियां गुणों के आधार पर राशियों के वर्गीकरण में तीसरे स्थान पर द्विस्वभाव राशियां आती हैं। यह राशियां परिवर्तनशील और संग्रहण क्षमता भी रखती हैं और दूसरी ओर कुछ स्थानों पर प्रतिरोध भी होते हैं, अर्थात इनमें चर और स्थिर दोनों राशियों के गुण विद्यमान होते हैं। ये राशियां हैं मिथुन, कन्या, धनु तथा मीन। आशा है कि आपको ये ज्योतिष शब्दावली संबंधित लेक्चर अच्छा लगा होगा।
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।